टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय 6 जुलाई 1947 के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस सारे घटनाक्रम पर एक प्रतिक्रिया देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुंबई विधानमंडल से माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को अविरोध संविधान सभा पर पुनर्निर्वाचित करने में कांग्रेस ने शून्यता का परिचय दिया है। विजडम बहुमत था, किसी को भी चुनकर भेज सकते थे, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर को चुनकर निर्वाचित करने का निर्णय कांग्रेस ने लेकर और अविरोध निर्वाचन का निर्णय यह शून्यता का परिचय है। सब जानते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे। वह चाहते तो रिपोर्ट्स कहती हैं डॉक्टर आम्बेडकर चाहते तो फिर से पश्चिम बंगाल से खड़े हो सकते थे और शायद पश्चिम बंगाल से चुनकर आने की संभावना भी थी, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है। इस टाइम्स ऑफ इंडिया का जो यह प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के खैर मोड़े के चरित्र खंड में भी है, मैंने पढ़ी हुई है, परंतु मैंने यह दूसरे सोर्स से लिया हुआ है। परंतु इस प्रकार से, परंतु मुंबई प्रांत उनका होम प्रोविंस था, भाई उनका कार्यक्षेत्र रहा है मुंबई प्रांत, और मुंबई प्रांत से जाना उनके लिए भी गर्व की बात होती थी। तो इसीलिए मुंबई प्रांत से उनका संविधान सभा में पहुंचना सबके लिए, डॉक्टर आम्बेडकर के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि इसके चलते उनको पुनर्निर्वाचित कर कांग्रेस ने उनके ज्ञान का सम्मान किया, उनकी विद्वत्ता का सम्मान किया, उनके एक्सपर्टीज का सम्मान किया। कांग्रेस ने ऑफर दी, ये कांग्रेस का बड़प्पन है। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने उस ऑफर को स्वीकार किया, यह डॉक्टर आम्बेडकर का बड़प्पन है। दोनों ने ही अपने मतभेद, पक्ष के मतभेद, अपनी प्रतिष्ठा बाजू रखकर दोनों ने एक सम्मानजनक पहल की, और इसीलिए कांग्रेस और डॉक्टर आम्बेडकर दोनों ही अभिनंदन के पात्र हैं। मैं इस प्रसंग में कांग्रेस का भी अभिनंदन करता हूं ऑफर देने के लिए, और आम्बेडकर का भी अनुरोध, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकृत किया, और इससे यह प्रस्तापित हो गया, आगे मसौदा समिति आने वाली है, प्रस्तापित हो गया कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रस्तापित हो गया ना, जब राजेंद्र प्रसाद कहते हैं वी डोंट वांट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सर्विसेज, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार आग्रह करते कि अनअपोज आना चाहिए और अपने पक्ष के बड़े नेता को कहते फॉलो द लाइन, ये सारा इंडिकेट करता है कि वो उनकी बड़ी अहम भूमिका रहने वाली थी। और इस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित थे। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं चूकता, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक बात कहता है, यही शून्यता यदि कांग्रेस ने 1946 में पहले चुनाव के समय बताई होती तो कांग्रेस के लिए वो बड़े गर्व की बात होती। कांग्रेस कह सकती थी कि विरोधी होने के बावजूद भी हम उनके ज्ञान, एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज करते हुए संविधान सभा में प्रवेश के लिए हम उनकी सहायता कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए अधिक अभिमान की, अधिक गर्व की बात होती, गौरव की बात होती, परंतु कांग्रेस ने वह अवसर खो दिया। आपकी जानकारी के लिए आज भी लोग कोसते हैं कि उस समय क्यों नहीं दिया भाई कांग्रेस ने, बाद में क्यों दिया। जरूरत हो तो आप बुला लेते हो, और जरूरत नहीं थी तो आपने तो विरोध किया। आज भी कांग्रेस को कोसने वाले लोग हैं, परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है देर आए दुरुस्त आए।
देर आए दुरुस्त हैं। आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और आपकी गलती आपने सुधार ली है, इसके लिए आप भी अभिनंदन के पात्र हो, आपका भी अभिनंदन किया जाना चाहिए। और एक प्रतिक्रिया ऐसी भी है, क्या एक भाषण, किसी व्यक्ति का एक भाषण उस व्यक्ति के जीवन को ऐसा मोड़ दे सकता है कि वो राष्ट्र निर्माताओं की पंक्ति में जा बैठे? क्या एक भाषण देश के इतिहास में, राष्ट्र निर्माण के इतिहास में ऐसा मोड़ दे सकता है कि उस एक भाषण से राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया ही दिशा ही बदल जाए? डॉक्टर अंबेडकर का 17 दिसंबर 1946 का भाषण, यह ऐसा भाषण है कि जिसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सारे पॉलिटिकल करियर को बदल कर रख दिया, संविधान निर्माता के रूप में उनको स्थापित कर दिया। क्या किसी व्यक्ति का एक भाषण उस व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है? उस व्यक्ति का सारा पॉलिटिकल करियर ही बदल सकता है। साथ ही उस राष्ट्र के जीवन में, जिस राष्ट्र का वो राष्ट्रीय है, उस राष्ट्र के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, राष्ट्र के निर्माण की दिशा निर्धारित कर सकता है। यह भाषण था 17 दिसंबर 1946 का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का पहला भाषण। ये भाषण के पश्चात यह प्रस्तापित हो गया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में बैठे हुए व्यक्तियों में से सबसे योग्य व्यक्ति कोई है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। भारत को जिस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है, भारत की पुनर्रचना के लिए जिस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है, नए भारत के निर्माण के लिए जिस प्रकार के संविधान की जरूरत है, वह संविधान के निर्माण में केवल एक ही व्यक्ति महत्व की भूमिका अदा कर सकता है। एक ही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जो किसी पक्ष का नहीं है, जिसको अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्रिय नहीं है कि देश के ऊपर उनकी प्रतिष्ठा, स्वयं की प्रतिष्ठा को माने। तो इस प्रकार की व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर है। यह 17 दिसंबर 1946 के भाषण से प्रस्तापित हुए। एक भाषण ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए संविधान निर्माता के तौर पर उनका पद आलोकित कर दिया, उनको उस पद पर अग्रगामी बना दिया। साथ ही देश को ऐसा संविधान देने में वह व्यक्ति सक्षम हुआ जिस संविधान को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक माना जाता है। यह संविधान केवल भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, यह संविधान दुनिया के उन सारे देशों के लिए जो देश अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं, जो देश अपने देश के नागरिकों को मुक्त, फ्री, सार्वभौम लोग इस नाते से उनको स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, उनको स्थान देना चाहते हैं, उन सारे देशों के लिए आज भारत का संविधान एक आदर्श संविधान है। यहाँ तक हमने देखा कि माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश। अब आइए, दूसरी उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं होगी शायद, परंतु एक महत्वपूर्ण बड़ी अनपेक्षित घटना की ओर मैं आपको ले जाता हूँ। वह घटना है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सहभाग। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मंत्री करके नियुक्त करना, यह महत्वपूर्ण घटना है भारत के लिए, यह महत्वपूर्ण घटना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पॉलिटिकल करियर के लिए भी, और इस माध्यम से भी उन्होंने जो योगदान दिया वह योगदान आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। मंत्री के तौर पर, विधि मंत्री के तौर पर उन्होंने जो भारत को हिंदू कोड बिल दिया, जो उनके जीवंत रहने तक संविधान पार्लियामेंट ने पारित नहीं हुआ, मगर आज भी वह स्त्री मुक्ति का एक प्रलेख
मील का पत्थर माना जाता है। ऐसा बिल उन्होंने विधि मंत्री रहते हुए संसद में प्रस्तुत किया था। उस प्रक्रिया को हम देखना चाहेंगे, उस प्रक्रिया के बारे में हम बातचीत करेंगे। जुलाई 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे भारत के प्रस्तावित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया जुलाई में आरंभ कर दी थी। प्रधानमंत्री होने के नाते संवैधानिक लोकतंत्र में सांसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री को अधिकार होता है अपने मंत्री चुनने का। बहुमत के पक्ष को अधिकार होता है अपना नेता चुनने का। उसको प्रधानमंत्री के लिए बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री फिर अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है। जुलाई 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को निमंत्रण भेजा कि मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, वुड यू लाइक टू जॉइन माय मिनिस्ट्री एज ए लॉ मिनिस्टर? क्या आप विधि मंत्री के तौर पर, कानून मंत्री के तौर पर मेरी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होना चाहेंगे, मेरी मंत्रिपरिषद में सहभागी होना चाहेंगे? नेहरू ने पहल की, कांग्रेस पार्टी ने पहल की और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मंत्रिमंडल में सहभागिता के लिए निमंत्रित किया। यह मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी भी प्रकार से, किसी भी समय, किसी भी रूप में मुझे मंत्रिमंडल में सहभागी होना है, यह इच्छा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर व्यक्त नहीं की थी। इसीलिए यह अंडरलाइन करना जरूरी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बनना चाहेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के हित के लिए, अपने सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, सत्ता की लालसा उनमें कभी भी नहीं थी, सत्ता के लिए नहीं, परंतु देश का हित देखते हुए देश की सेवा करने का एक और अवसर, ऐसा मानते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का निमंत्रण स्वीकार किया। इस स्वीकार के पश्चात 3 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री डेसिग्नेटेड, मनोनीत प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की सूची जब तत्कालीन वायसरॉय को भेजी, जो भारत राष्ट्र के प्रमुख भी बनने वाले थे, उनको जो सूची भेजी, उस सूची में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम विधि मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया था और अंतिम रूप दे दिया गया था। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत का पहला शासन अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में 15 अगस्त 1947 को माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को विधि मंत्री पद की शपथ दी गई। इस संबंध में मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 40 के दशक का पूर्वार्ध, 40 के दशक का पूर्वार्ध मतलब 1941 से लेकर तो 1946 तक, इसको हम पूर्वार्ध कहेंगे। बाद के समय को, कालावधि को उत्तरार्ध कहा जाएगा। 40 के दशक का पूर्वार्ध, क्या किसी ने सोचा था? क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था? क्या गांधी जी ने भी सोचा था? किसी ने, भारत के किसी भी व्यक्ति ने सोचा था कि एक समय, एक साल के भीतर, एक साल में ही एक ऐसा समय आएगा जब माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस मिलकर भारत के संविधान के निर्माण में सहयोगी बन जाएंगे? क्या ऐसा
डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने सोचा था कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उनको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में कार्य करने का और देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ऐसा शायद जिन लोगों ने यह निर्णय लिया डॉक्टर आम्बेडकर के साथ, उन लोगों ने भी नहीं सोचा था और किसी ने भी नहीं सोचा था। यह घटना बड़ी अनपेक्षित थी, बड़ी आश्चर्यकारक थी और कभी कभी सत्य जो होता है वो कल्पना से परे होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही यह वास्तव है। और फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि 17 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के भाषण का ही यह परिणाम है, जब डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूचित किया कि मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ केवल संविधान के निर्माण में नहीं, इस देश के निर्माण में भी योगदान देना चाहता हूँ। मेरी अपनी प्रतिष्ठा, मेरे पक्ष की प्रतिष्ठा मेरे देश की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को बाजू रखकर देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के सम्मान को कायम रखने के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। राष्ट्रहित के लिए जो 1946 के पूर्वार्ध में, जिसे डॉक्टर आम्बेडकर घोर विरोधी मानते थे और कांग्रेस भी जिनको घोर विरोधी मानती थी, ऐसे कांग्रेस के साथ उन्होंने न केवल संविधान निर्माण के काम में सहयोगी होना पसंद किया, परंतु भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सहभागी होकर सदस्यता को स्वीकृत कर कर उन्होंने जो एक समय का घोर विरोधी था उसके साथ भी काम करना पसंद किया, क्योंकि दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। कांग्रेस भी राष्ट्र का निर्माण करना चाहती थी, डॉक्टर आम्बेडकर भी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। जब लक्ष्य एक हो, जब उद्देश्य एक हो, जब ध्येय एक हो, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए विरोधी भी एक साथ आ सकते हैं। यह ऊंची राजनीति है, यह पक्ष के ऊपर की राजनीति है, यह सत्ता के ऊपर की राजनीति है। और इस राजनीति के चलते डॉक्टर आम्बेडकर ने कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल में भी काम करना स्वीकार किया। एक बात और, कांग्रेस भी इस समय राष्ट्र के निर्माण की बात सोच रही थी। बार बार यह कहा जा रहा था कि ब्रिटिशों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना शायद आसान था, जो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया, परंतु अब ब्रिटिशों के जाने के बाद नव भारत का निर्माण का कार्य उतना ही कठिन होगा। और इस कठिन कार्य को साध्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जिन जिन लोगों के योगदान की आवश्यकता होगी, उन लोगों का योगदान लेना जरूरी है। इस निर्णय पर कांग्रेस आ गई थी और इसीलिए भारत की पहली सरकार, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, जबकि कांग्रेस का संविधान सभा में थंपिंग मेजॉरिटी थी और जब संविधान सभा विधानमंडल के तौर पर, संसद के तौर पर कार्य करने लग गई, तब भी मेजॉरिटी में थी, तभी भी कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने राष्ट्रीय सरकार बनाने का निर्णय किया। और इस राष्ट्रीय सरकार बनाने के निर्णय के चलते केवल डॉक्टर आम्बेडकर ही अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो गैर कांग्रेसी थे मंत्रिमंडल में, और भी लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वह भी मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में स्वीकृत हो गए। इसमें जो लोग कांग्रेस के नहीं थे परंतु जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में थे, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उनमें माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं तोड़ी,
उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, नहीं तोड़ी, फिर भी राष्ट्रीय सरकार बनते समय वह नेहरू के मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में ज्वाइन हो गए। दूसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो संविधान सभा में और बाद में पार्लियामेंट में भी जो हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1951 तक, यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने आरएसएस के प्रस्ताव को स्वीकृत कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ 1951 में जन भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उसमें एक CH भाभा थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे और षणमुखम चेट्टी थे। ये 5 मंत्री ऐसे थे जो कांग्रेस के नहीं थे। इसीलिए उस समय की सरकार को कांग्रेस की सरकार नहीं, नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार माना जाता था। इन सारे घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर का पुनर्निर्वाचन हेतु, डॉक्टर अंबेडकर का मंत्री पद के प्राप्ति हेतु कभी भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तत्वों से, अपने मूल्यों से, अपने दर्शन से, अपने फिलॉसफी से कभी भी समझौता नहीं किया। उनकी राजनीति सत्ता की राजनीति नहीं थी, उनकी राजनीति लोगों की राजनीति थी, उनकी राजनीति तत्वों की राजनीति थी, उनकी राजनीति सिद्धांतों की राजनीति थी, उनकी राजनीति मूल्यों की राजनीति थी, उनकी राजनीति एक फिलोसॉफिकल बेस पर आधारित थी। इसीलिए जब उनको लगा कि मूल्यों, तत्वों, सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है सत्ता में रहने से, तो 1951 में उन्होंने त्याग पत्र देते समय एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। इसे कहते हैं तत्व की राजनीति। अन्यथा सत्ता से चिपके रहने वाले लोग तत्वों के साथ, सिद्धांतों के साथ, आदर्शों के साथ, फिलॉसफी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उद्युक्त रहते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर सरकार चाहे किसी भी की भी हो, कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो मंत्री रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस समय, मगर वो सत्ता में बने रहें, वो मंत्री रहे, चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो, चाहे वो लोकसभा के निर्वाचन में चुन कर आए चाहे नहीं चुन कर आए, मगर मंत्री बने रहे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, इसको सत्ता की राजनीति कहते हैं। अब सत्ता का हस्तांतरण और 14 अगस्त 1947 का मध्यरात्रि का प्रहर। 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि के प्रहर में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। यूनियन जैक जो ब्रिटिशों का ध्वज था उसको उतारा गया और तिरंगा जो भारत का ध्वज था उसको फहराया गया और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ब्रिटिशों ने भारतीयों को सत्ता सौंपी। संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भारतीयों की ओर से सत्ता को स्वीकार किया। लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिशों के प्रतिनिधि थे उन्होंने सत्ता को हस्तांतरित किया भारतीय लोगों को। और इस समय इस आयोजन को सेलिब्रेट करने के लिए 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि के अवसर पर संविधान सभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। काय के लिए? स्वतंत्रता की सुबह का स्वागत करने के लिए, स्वतंत्रता की अर्ली मॉर्निंग का स्वागत करने के लिए, स्वतंत्रता के उदयमान सूर्य का स्वागत करने के लिए 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे संविधान सभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। कांग्रेस पक्ष के नेता के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रसंग में संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण हुआ, जिसका एक परिच्छेद
ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, वह मैं बाद में आपको बताऊंगा। मगर इस भाषण के कुछ अंश, नेहरू जी कहते हैं, अभी तक विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, हमारा प्रथम कर्तव्य था, जिसको हमने पूरा कर लिया है। अभी तक हम लड़ रहे थे, ब्रिटिश शासन के साथ लड़ रहे थे। क्या लक्ष्य था? कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करना, हमारा देश आज़ाद हो, हमारा देश स्वतंत्र हो, इसलिए हम लड़ रहे थे। अभी हमारा देश, इस क्षण को हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। भारत की भूमि पर स्वतंत्रता के सूर्य उदयमान हो गया है। परंतु मेरे लिए यह स्वतंत्रता आधी है, अधूरी है, क्योंकि जब तक इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता की सांस नहीं लेता, जब तक इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन बेहतर करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, जब तक इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकारी नहीं होता, तब तक परतंत्रता से मुक्ति का हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। अब नए भारत के निर्माण के लिए संकल्प किया जाना जरूरी है। अब हमारा लक्ष्य होगा प्रत्येक भारतीय को एक प्रतिष्ठित जीवन प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करना। और इस अवसर पर पंडित नेहरू ने एक महत्वपूर्ण परिच्छेद अपने भाषण का, पंडित नेहरू के भाषण का एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है, जिसको ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, जिसको ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। वह मूल अंग्रेजी में है, क्योंकि हिंदी में इसका अनुवाद मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं अंग्रेजी में ही इसको बताना चाहूँगा। ट्विस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ करार, भवितव्य के साथ करार, भविष्य के साथ करार। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड द ट्विस्ट विद डेस्टिनी, बहुत साल पहले हमने नियति से एक करार किया था, बहुत साल पहले हमने नियति से एक अनुबंध किया था। एंड नाउ द टाइम्स कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लीज। वो जो करार हमने किया था, वो जो अनुबंध हमने किया था, उसको फिर से दोहराने का समय अब आ गया है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र भारत की सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं, स्वतंत्र भारत का सूर्य उदय हो चुका है। इसीलिए उस संकल्प को, उस करार को, उस अनुबंध को फिर से दोहराना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जैसा का वैसा ही पूरा का पूरा हम दोहराएं, परंतु उसके महत्वपूर्ण अंश को याद करना, उसके महत्वपूर्ण अंश को दोहराना बहुत जरूरी है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, इस मध्य रात्रि के क्षण में, इस मध्य रात्रि के समय में, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, सारी दुनिया जब सो रही है, हम जाग रहे हैं। नए स्वतंत्रता की नई प्रभात का स्वागत करने के लिए हम जाग रहे हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का स्वागत करने के लिए अभी तक जाग रहे हैं। ए मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन द हिस्ट्री, कभी कभी ऐसा क्षण आता है देश के इतिहास में, परंतु कभी कभी ही आता है, कभी कभी ही आने की संभावना है, बार बार नहीं आता। यह वह क्षण है जो हमारे देश के इतिहास में आया है। When we step from old to new, जब हम पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में कदम रख रहे हैं, ऐसे क्षण व्यक्ति के जीवन में बोलिए या देश के जीवन में बोलिए, बार बार नहीं आते। When one age ends, जब एक युग समाप्त हो जाता है, एक युग की समाप्ति होती है और नया युग शुरू होता है, कभी कभी उस समय देश अपनी पीड़ा, व्यथा, वेदना, अपने हर्ष, उल्लास को भी मुक्तता से व्यक्त कर सकता है। ऐसे क्षण राष्ट्र के जीवन में कभी कभी आते हैं और यह क्षण, इट इज़ फिटिंग
that at this moment we take a pledge of dedication। ये ऐसा क्षण है कि जब हम संकल्प करें, यह ऐसा क्षण है कि जब हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आप को अपने देश के लिए, हम अपने देश के लोगों के लिए समर्पित करते हैं, परंतु हम अपना देश और अपने लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहेंगे। हम पूरी मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। इसको कहते हैं ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, नियति से किया गया करार। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव भी रखा था और प्रस्ताव इस प्रकार से हैं। हम निश्चय किया जाता है कि रात के 12 बजते ही विधानसभा के सभी उपस्थित सदस्य निम्नलिखित प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। सदस्यों को प्रतिज्ञा दी जाती है। जबकि हिंद वासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह हिंदी का भाषण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समय 2 भाषाओं में भाषण दिया था संविधान सभा में, एक अंग्रेजी में और उसका थोड़ा सा अनुवाद हिंदी में भी किया था। ये ओरिजिनल उनका हिंदी का भाषण है। मैं इसलिए आग्रह से बता रहा हूँ कि वह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करते, वह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करते, वह हिंद शब्द का प्रयोग करते हैं। और जानकार कहते हैं कि हिंद शब्द सिंधु नदी से आया है और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग हिंदू कहलाते थे। और यह बात पर्शियन लोगों ने कही थी, क्योंकि वह स का उच्चार ह करते हैं, इसलिए सप्त सिंधु नहीं कहते थे, हप्त हिंदू कहते थे। और उसके सिंधु नदी के इसमें रहने, दोआब में रहने वाले लोगों को वह हिंदू कहते थे। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, हिंदू नाम की कोई जाति नहीं थी, वैदिक धर्म था। परंतु उसके बाद में यह शब्द प्रचलित आया, आज जिसे हिंदू धर्म और हिंदू जाति कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद शब्द का प्रयोग किया है इस संविधान सभा का एक मैं जबकि हिंदवासियों को त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं अपना नाम उच्चारना था, इस संविधान सभा का एक सदस्य हूँ और अपने आप को बड़ी नम्रता से सारे संविधान सभा में बैठे हुए सदस्य हिंद नाम से शपथ लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ी नम्रता से हिंद और हिंदवासियों को, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों को नहीं, हिंद और हिंदवासियों की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ। हिंदवासी इनके लिए मैं अर्पण करता हूँ। संविधान सभा में उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, ताकि यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। भारत का एक स्थान था, भारत का एक मुकाम था दुनिया में, एक प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान था, एक गौरव था। उस प्राचीन भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने शपथ ली कि हम अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं और संसार में शांति स्थापना करने तथा मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी अपना योगदान दे सकें। क्या क्या शपथ ली? हम हिंदवासी शपथ ग्रहण करते हैं कि प्राचीन भारत को जो गौरवान्वित स्थान प्राप्त था दुनिया में, वह स्थान प्राप्त करवाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। साथ ही दुनिया में शांति की स्थापना हो और मानव का कल्याण हो, इसलिए भी हम अपने आप को समर्पित करेंगे। कभी कभी नकल करने का मोह जो होता है वो टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इससे कभी कभी उन नकल करने वाले को लगता है कि हम भी उतने ही बड़े हो जाएंगे, हम भी उतने ही महान हो जाएंगे। पंडित नेहरू को रात दिन कोसने वाले
पंडित जवाहरलाल नेहरू को रात दिन कोसने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यह मोह नहीं टाल सके नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नकल करने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर संविधान सभा का मध्य रात्रि सत्र 14 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जीएसटी का कानून पारित करने के लिए संसद का मध्य रात्रि का सत्र आयोजित किया था। शायद भारत के लोग यह बात नहीं भूले होंगे, मगर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, यह नकल है। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का जो मध्य रात्रि के सत्र में भाषण दिया था उसकी यह नकल है। अब आइए लास्ट विषय पर हम आते हैं, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति में और माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समितियों के अध्यक्ष। विधानमंडल में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित कर दिया। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को विधि मंत्री के तौर पर स्वीकृत किया। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्र, इसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। यह सारी प्रक्रिया इसलिए दोहराना जरूरी है कि यह सारी प्रक्रिया इस ओर संकेत करती है, इस ओर इंगित करती हैं कि संविधान के निर्माण का दायित्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सौंपने का निर्णय कांग्रेस ने ले लिया था, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने ले लिया था। इसीलिए उनका पुनर्निर्वाचन, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्र, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्र, इसीलिए उनकी अलग अलग समितियों में नियुक्ति, इसीलिए उनका मंत्रिमंडल में समावेश, ये सारी घटनाएं कांग्रेस के इस निर्णय की ओर इंगित करती है कि कांग्रेस ने यह निश्चित कर लिया था कि संविधान के निर्माण का दायित्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सौंपा जाए। इसीलिए जब संविधान मसौदा समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया, तब इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री सत्यनारायण सिन्हा, संविधान सभा में श्री सत्यनारायण सिन्हा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव इस प्रकार से है, सभा निश्चय करती है कि संविधान सभा ने जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु, मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर तो 29 अगस्त 1947 तक संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई उसको पूर्व तैयारी, संविधान निर्माण की पूर्व तैयारी की चर्चा कहा जाता है, या संविधान का ढांचा निर्माण करने की अवस्था भी कहा जाता है। इस कार्यकाल में, इस समयावधि में संविधान सभा ने जो भी निर्णय लिए उन निर्णयों के आधार पर संविधान के मसौदे के निर्माण, तो संविधान के निर्माण के लिए नहीं, संविधान के मसौदे के निर्माण हेतु संविधान मसौदा गठित करने का प्रस्ताव श्री सत्यनारायण सिन्हा ने रखा, जिसमें इसमें कौन से सदस्य होने चाहिए, कौन कौन सदस्य होने चाहिए, वह भी उन्होंने प्रस्तावित किया। प्रस्ताव में फिर से पढ़ता हूँ, सभा निश्चय करती है कि संविधान सभा ने जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करना हेतु श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, माननीय गोपाला स्वामी अयंगार, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगार को माननीय इसलिए कहा जाता है या डॉक्टर अम्बेडकर को माननीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मंत्री बन चुके थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री बन चुके थे। श्री के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और श्री बी.एल. मित्तर और श्री डी.पी. खेतान, इन 7 सदस्यों की समिति गठित करने का
प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा ने पहले ही संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु, ये सिन्हा जी कहते हैं, प्रस्ताव के संबंध में थोड़ा सा विवरण देने हेतु कहते हैं कि भाई संविधान सभा ने पहले ही निर्णय लिया था कि संविधान सभा जब कुछ निर्णय ले ले, जिन निर्णयों के आधार पर संविधान का निर्माण करना है, तो उसके लिए संविधान मसौदा समिति गठित की जाएगी। उस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए, उस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए मैं यह प्रस्तावित कर रहा हूँ, मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। और जैसे कि सांसदीय कार्यप्रणाली में परिपाटी होती है, कोई प्रस्ताव रखता है, उस पर लोग बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं, पूछा जाता है कि क्या इन 7 के अलावा और भी कोई नॉमिनेट होना चाहता है, और भी कोई किसी का नाम का सुझाव देना चाहता है, या इन 7 में से कोई अपने आप को उसमें से विड्रॉ करना चाहता है। यह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, 7 नाम कायम रहे। जिन्होंने अपने नाम का प्रस्ताव, जिनके नाम का लोगों ने प्रस्ताव दिया था, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, क्योंकि संविधान सभा में अब तक ये होता आया था कि जिस समिति पर जिन लोगों का नाम दिया गया था उतने ही नाम आते थे जितने सदस्य चाहिए थे, अतिरिक्त एक भी नाम नहीं आता था। चुनाव की प्रक्रिया घोषित की जाती थी, परंतु समितियों का चुनाव कभी भी नहीं हुआ। जितने नाम प्रस्तापित होते थे उतने ही नामों को संविधान सभा स्वीकृति देती थी। इसलिए प्रस्ताव स्वीकृति की रखने से पूर्व अध्यक्ष जो बात कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बात कहते हैं, वह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार है कि अगले सत्र में लगभग पूर्ण रूप से सभा के सामने मसौदा रखा जाएगा। मतलब 29 तारीख को संविधान सभा का सत्र प्रलंबित कर दिया गया। संविधान सभा का सत्र प्रलंबित कर दिया गया। मसौदा तैयार होने के बाद अगला सत्र शुरू होगा मसौदा प्रस्तुत करने के लिए और मसौदे की स्वीकृति के लिए। तो वो कहते हैं कि जब हम अगले सत्र को आमंत्रित करेंगे, जब हम अगले सत्र की सूचना देंगे, तब तक उम्मीद करता हूँ कि संविधान का मसौदा तैयार होगा। और इस मसौदे पर, इस मसौदे के एक एक आइटम पर सदस्यों को चर्चा करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा और चर्चा के बाद ही संविधान सभाओं में प्रस्ताव रखकर मसौदे का एक एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। क्योंकि सदस्यों ने शंका व्यक्त की थी कि मसौदा बनाने के बाद क्या हमको उस मसौदे पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, क्या हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे, क्या हम उस पर संशोधन रख सकेंगे। तो इसके लिए अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मसौदा अंतिम संविधान नहीं होगा, मसौदे पर चर्चा करना। मसौदा समिति सभा ने जो निर्णय लिए उन पर अवश्य विचार करे, उन्हीं के आधार पर संविधान निर्माण होगा। परंतु एक बहुत ही अहम बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इस सीमित समय मतलब 9 दिसंबर 1946 से लेकर तो 29 अगस्त 1947 तक, इस बीच देश का विभाजन भी हो गया, इस बीच बड़ी उथल पुथल भी हो गई। इन सारे समय के बीच संविधान सभा को सारे ही विषयों पर पूर्ण निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला। इसलिए जो विषय अनिर्णित रहे हैं, जो विषय जिन विषयों का समावेश संविधान में होना जरूरी है, उन विषयों पर भी मसौदा समिति ने विचार करना चाहिए। ध्यान रहे, इसलिए मसौदे को और संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की निर्मिति कहा जाता है। यह सिर्फ संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को संविधान का रूप देने की प्रक्रिया नहीं थी।
मसौदा निर्माण की प्रक्रिया, जो निर्णय नहीं लिए गए और जो बहुत सारे और मसौदे के निर्माण के प्रक्रिया में भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा के कई निर्णयों को भी बदल दिया। नए अनुच्छेद रख दिए, नए आर्टिकल्स रख दिए, जिन पर निर्णय नहीं हुआ ऐसे भी विषय रख दिए। जो निर्णय लिए गए थे उनमें भी माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में मसौदा समिति ने परिवर्तन, क्योंकि यह अधिकार मसौदा समिति ने उनको दिया था। उनसे कहा गया था कि मसौदा संविधान सभा के निर्णयों तक ही आप सीमित नहीं रहेंगे, उसके आगे जाना होगा। जो निर्णय नहीं लिए गए उसके बारे में सोचना होगा, जो निर्णय आवश्यक है उसके बारे में सोचना होगा, और ज़रूरत हो तो संविधान सभा ने लिए गए निर्णयों को भी आप बदल सकते हो, क्योंकि बाद में आपको उनको संविधान सभा में रखना है और हम उस पर स्वीकृति की मोहर लगाएंगे। आपको यह सारे अधिकार है। मसौदा समिति का कार्य इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मसौदा समिति का कार्य इस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। बहुत बार यह भ्रम रहता है कि संविधान सभा ने तो सारे निर्णय ले लिए थे, उन निर्णयों को ही अनुच्छेदों का रूप देना था, संविधान का रूप देना था। इतना ही कार्य मसौदा समिति को सौंपा गया था। यह प्रस्ताव का तकनीकल रूप है, तकनीकी रूप है। प्रस्ताव में इतना ही कहा गया है, परंतु अध्यक्ष का भाषण यह सूचित करता है कि इस मसौदा समिति को संविधान सभा के निर्णय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके आगे जाना चाहिए। इतना ही नहीं, संविधान सभा के लिए गए निर्णयों में भी ज़रूरत हो तो मसौदा समिति परिवर्तन करेगी। और फिर सदस्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं अध्यक्ष, जब मसौदा अंतिम रूप में हमारे सामने विचारार्थ आएगा तब उस पर यथासंभव पूर्ण विचार करने के लिए हम उतना समय देंगे जितना आवश्यक हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर आरोप लगाया जाता है कि 3 साल लगा दिए संविधान के निर्माण में। मैं भारत के लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि 4 नवंबर 1948 को तो मसौदा प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा में चर्चा होती रही मसौदे पर। क्या इसके लिए भी डॉक्टर आम्बेडकर उत्तरदायी माने जाएंगे? ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को, क्योंकि अध्यक्ष ने आश्वासन दिया सदस्यों को कि एक एक बात पर चर्चा होगी, एक एक मुद्दा चर्चा के लिए लिया जाएगा, उस पर मत होगा और उसके बाद में वह विषय संविधान का हिस्सा बनेगा। मसौदे के अध्यक्ष कहते हैं मसौदे के प्रत्येक शब्द पर विचार करने का और उस पर अपना मत प्रदर्शित करने का, सिर्फ अनुच्छेद नहीं, प्रत्येक शब्द पर अपना मत प्रदर्शित करने का सदस्यों को अधिकार होगा। शब्द छोड़िए, जब हम आगे बात करेंगे तब आपको एहसास होगा कि कॉमा, फुल स्टॉप, एंड, और, ए, डी, इन पर भी चर्चा हुई। ये नहीं चाहिए, ये कॉमा की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप चाहिए था, एंड क्यों रखा गया है और क्यों नहीं रखा, ऐसे भी संशोधन रखे गए। कितनी सखोल, कितनी गहन, कितनी गंभीर चर्चा मसौदे पर हुई होगी, यह इससे प्रतीत होता है। और इतना बोलने के बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव होठ के लिए रखा संविधान सभा में। यह श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्ताव में जो मूल रूप में नामावली दी गई है उसको संविधान सभा स्वीकार करती है और प्रस्ताव स्वीकार हुआ। किसी के नाम को नहीं जोड़ा गया, किसी के नाम को कम भी नहीं किया गया और 7 नामों के साथ मसौदा समिति के गठन का
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यहाँ पर संविधान सभा की कार्रवाई प्रलंबित की गई। 30 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की सभा हुई, मसौदा समिति की बैठक हुई। 7 लोग आए, 7 लोग बैठे और 7 लोगों ने माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना। संविधान सभा ने नहीं चुना, इसलिए संविधान सभा डिबेट्स में इस अध्यक्ष के निर्वाचन का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कार्रवाई, उनको अध्यक्ष चुनने की कार्रवाई, निर्वाचन करने की कार्रवाई मसौदा समिति की कार्रवाई थी। और मसौदा समिति ने उनको अध्यक्ष बनाने के बाद उनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर आम्बेडकर कहते इसलिए मैं भी कहता हूँ, उनकी अध्यक्षता में मसौदा समिति ने मसौदा ड्राफ्ट करने का कार्य शुरू किया। उनकी अध्यक्षता में मसौदा के ड्राफ्टिंग का कार्य शुरू किया और इस प्रकार से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समयावधि में, बहुत थोड़ा समय था, जून से लेकर तो अगस्त तक, इतने समय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित हो गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बन गए। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति में सदस्य बन गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बन गए। आगे की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ मैं रुकना चाहूँगा, आपसे आज्ञा चाहूँगा। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हम बाद में मिलेंगे 27 जनवरी 2021 को। अगले रविवार को 27 जनवरी 2021 को हम मिलेंगे। विषय होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट और उसमें आरक्षण के प्रावधान, यह चर्चा का विषय होगा। और इस विषय के साथ हम मिलेंगे अगले रविवार 27 जनवरी 2021 को। धन्यवाद, साधुवाद, अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम। जय भीम।